नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 3 मई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल कर रही है कि करके बताएंगे दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के बारे में तो जानेंगे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है बड़ा ऐलान। जी आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ दूसरे पैकेज के बड़े ऐलान। इसके साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि AIMIM चीफ असद ओवैसी एक बार फिर से रोया। जी हाँ, आरोग्य सेतु को लेकर खड़े किए हैं सवाल। इस बार कांग्रेस के उपाध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए हैं आरोग्य सेतु को लेकर, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा झटका भारत ने जो दिया है चीन को, चीन की मार्केट पर कब्जा किया है भारत करने शुरू कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन की दवाओं पर घट रहा दुनिया का भरोसा, तो भारत बन रहा है निर्यात केंद्र। बड़ी खबर जानेंगे किस तरीके से मार्केट कब्जा कर रहा है भारत, उसको तो जानेंगे। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी और राज्यपाल में फिर से टकराहट बढ़ गई है, वो तो बताएंगे। लेकिन दुनिया भर के आंकड़े जानेंगे। लेकिन इस बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर, आतंकियों को रिहा कर रहा है पाकिस्तान। फिर से हाफिज सईद को रिहा करने के बाद बना रहा है खतरनाक प्लान भारत के खिलाफ। सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 39,000 को पार। जी हाँ, अब तक 39,699 कन्फर्म केसेज आ चुके, जबकि 1,322 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो 790 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 12,296 लोगों की संक्रमितों की संख्या टोटल हो चुका है। गुजरात की बात करें तो कल 333 मामले सामने आए हैं, टोटल 5,054 मामले हो चुके हैं। दिल्ली की बात करें तो 384 मामले सामने आए हैं, टोटल 4122 हो चुके हैं। कल मध्य प्रदेश में भी 73 मामले सामने आए, टोटल 2788 हो चुके हैं। राजस्थान में भी 106 मामले सामने आए, टोटल 2772 हो चुके हैं। तमिलनाडु में भी 271 मामले सामने आए, टोटल 2757 हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी 159 मामले सामने आए, टोटल 2487 हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में भी 62 मामले सामने आए, टोटल 1525 हो चुके हैं। तेलंगाना में 17 मामले सामने आए, टोटल 1061 हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी 795 मामले सामने आए। पंजाब में भी 187 मामले सामने आए, टोटल 772 हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 27 मामले सामने आए, टोटल 666 हो चुके हैं। कर्नाटका में 12 मामले सामने आए, टोटल 601 हो चुके हैं। केरला में 2 मामले सामने आए, टोटल 500 हो चुके हैं। बिहार में 15 मामले सामने आए, टोटल 481 हो चुके हैं। हरियाणा में भी 19 मामले सामने आए, टोटल 376 हो चुके हैं। ओडिशा में 3 मामले सामने आए, टोटल 157 हो चुके हैं। जबकि झारखंड में भी 2 मामले सामने, टोटल 115 मामले हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी बात करें, चंडीगढ़ में तो 6 मामले सामने, टोटल 94। तो उत्तराखंड में भी 2 मामले सामने, टोटल 59 हो चुके। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं फिलहाल। चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि दूसरे राहत पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जी हाँ, कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते देश भर में पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों के बीच इससे प्रभावित उद्योगों को दूसरा राहत पैकेज देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत अहम मंत्रियों और आर्थिक मंत्रालयों के साथ बैठक की। समाचार एजेंसी PTI ने अपने सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी दी है। सूत्रों में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शाह और सीतारमण के साथ विचार विमर्श किया। वो इसके बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME जैसे अन्य प्रमुख आर्थिक मंत्रालयों के साथ मंत्रियों के साथ भी संबंधित मुद्दों पर बैठक करेंगे। वित्त मंत्रालय शनिवार के ही बाद में प्रधानमंत्री मोदी को अर्थव्यवस्था की स्थिति और इसे संभालने के लिए मंत्रालय की ओर से विचार किए जा रहे आगे संभावित कदमों पर बड़ा कदम उठाने को लेकर कल प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, दूसरा बड़ी आर्थिक पैकेज दे सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। AIMIM चीफ असद ओवैसी एक बार फिर से रोया। जी हाँ, दरअसल आरोग्य सेतु ऐप को लेकर उठाया प्राइवेसी का मुद्दा। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को कारगर हथियार बताया है। तो AIMIM चीफ असद ओवैसी ने सरकार पर इसके जरिए लोगों की निजी डेटा हासिल करने का आरोप लगा रहा है। ओवैसी ने ऐप को संदेहास्पद बताया है। सरकार ने प्राइवेसी को लेकर लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि ये ऐप लोगों को आसपास कोई कोरोना संक्रमित मरीज होने पर अलर्ट करने के लिए सबसे अच्छा ऐप है। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस से ताली थाली बिजली और एक बहुत ही संदेहास्पद ऐप लड़ रही है। अब दिल्ली के सुल्तान ने एक फरमान जारी कर दिया है कि जिसमें लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है और उन्हें अपना प्राइवेट डेटा सरकार के साथ जरूर शेयर करना पड़ेगा।
इस तरीके से असद ओवैसी ने ट्वीट कर दिया है। तब इस पर सरकार ने भी करारा जवाब दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओवैसी के बयान पर करारा जवाब देते हुए कहा कि दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों को ट्रैक और मैपिंग के लिए ऐप का इस्तेमाल हो रहा है। यदि कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति नज़दीक आता है तो ये ऐप लोगों को अलर्ट करता है। ये सबसे अच्छा वैज्ञानिक उपाय है। इनमें गोपनीयता संबंधी और सूचना एकत्रित करने जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने ये सारी बड़ी बातें कही हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि आरोग्य सेतु ऐप को लेकर राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए हैं। जी हाँ, दरअसल राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े करते हुए उन्होंने भी बड़ी बातें कही। राहुल गांधी ने कहा कि आज सरकार को चाहिए कि एक निजी ऑपरेटर को आउटसोर्स किया गया है इसकी निगरानी के लिए, लोगों की निगरानी। इसमें कोई संस्थागत जांच परख नहीं है। इसमें डेटा सुरक्षा और निजता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो रही है। तो सरकार इसके बारे में साफ साफ बातें बताएं, जिस पर रविशंकर प्रसाद ने करारा जवाब दिया। कहा कि कम से कम अपना ट्वीट तो स्वयं कर लिया करो, यानी ट्वीट भी पूरी तरीके से इस पर भी अब राजनीति कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि चीन की दवाओं पर घटा दुनिया का भरोसा, भारत बन सकता है निर्यात केंद्र। जी हाँ, चीन की दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर दुनिया भर के देशों का भरोसा कम हो रहा है और इसका फायदा उठाने के लिए भारत सरकार जल्द बड़ी प्रक्रिया दोबारा शुरू करने वाली है। इन इकाइयों के विशेष फंड बनाने के साथ ही कर्ज भुगतान में रियायत देने की योजना बनाई जा रही है। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आने वाला दवा निर्यात परिषद के चेयरमैन दिनेश दुहा ने कहा है कि भारत में प्रतिभाओं, उद्यमशीलता की भावना, प्रतियोगी स्वचालन और विनिर्माण सहित पीआई के अन्य अवयवों में कमी नहीं है। बंद पड़ी इकाइयों को राजकोषीय मदद के साथ ही पूंजीगत सब्सिडी, 2 साल तक EMI पे छूट और 3 साल तक बिना ब्याज कर्ज देने में EPI निर्माण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और इस बीच बड़े पैमाने पर जो दवाओं का जो एक्सपोर्टेशन है वो सरकार ने कई चीज़ों पर खोल दिया है। खास करके कोरोना संक्रमितों का जो एक्सपोर्टेशन है इसी को रोका है। बाकी और जिन जिन जगहों पर चीन की दवाइयाँ बिक रही थी वहाँ भारत अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया है। और ख़ास करके जो चीनी कंपनियां हैं उनको भी अपनी तरफ रुझाने के लिए कई सरकार अपने कड़े प्रावधानों में बदलाव भी करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चीन का मार्केट भारत कब्जा करने के लिए तैयार हो चला है। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान ने कोरोना का हवाला देकर हाफिज सईद समेत कई आतंकियों को छोड़ा, साजिश रचने में जुट गए। जी हाँ, एक और जहां दुनिया के तमाम मुल्कों में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों के चलते त्राहिमाम की स्थिति हो रही, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में आतंकी समूहों की इस महामारी ने पूरी तरीके से, एक समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक FATF की कार्रवाई के डर से आतंकी समूहों के जिन गुर्गों को जेल में बंद किया गया था, अब उन्हें कोरोना वायरस के जोखिम का हवाला देकर रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान ने खुद को FATF द्वारा ब्लैक लिस्टेड किए जाने से बचने के लिए इन खूंखार आतंकियों को जेल में डाल दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर प्रमुख हाफिज सईद समेत ये आतंकी अब अपने घरों में आराम से सो रहे हैं और आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बताया था कि लाहौर जेल में लगभग 50 कैदी कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। इन परिस्थितियों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को रिहा किए जाने के लिए एक एंटीबायोटिक दवा का काम किया था। मालूम हो कि FATF ने पाकिस्तान को बिना कोई राहत दिए फिलहाल ग्रे लिस्ट में रखा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। अरविंद केजरीवाल की 2 टूक खत्म नहीं होने वाला कोरोना, इसके साथ जीना होगा सीखना। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए तब तक जब तक इसकी दवा नहीं आ जाती है। ये एजेंडा आज तक में CM स्पेशल में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन में कोरोना खत्म नहीं होने वाला है। कोई जिला मत सोचे कि हम कोरोना से मुक्त हो जाएंगे तब इसकी दवा नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। सुझाव देते हुए CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के साथ हमें जीने की आदत डालनी होगी। इसके लिए 2 सुझाव मानने पड़ेंगे। पहला, कोरोना को फैलने से रोकना है, इसके लिए हमें खूब टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जो भी कोरोना का मरीज मिले उसे ठीक करके घर भेजो। दूसरा, मौत पर कंट्रोल करना है, किसी भी हालात पर मौत नहीं होनी चाहिए। CM अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश में पिछले 70 सालों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं किया गया है।
इसलिए बड़ी ये समस्या आ रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार ने लागू किया राजस्थान महामारी अध्यादेश। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान महामारी अध्यादेश लागू किया है। इससे महामारी के कारण लागू नियमों का उल्लंघन करने वालों को 2 साल तक की कैद का प्रावधान है। गहलोत सरकार राजस्थान संक्रमण रोग अधिनियम 1957 के स्थान पर राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 लाई है। विधानसभा सत्र नहीं चलने के कारण राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपनी प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इसमें बड़ा प्रावधान करने की इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और अब एक कानून बन गया है। अगर अब राजस्थान में आप हैं तो कानून को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वरना 2 साल की सजा हो सकती है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर फेसबुक पोस्ट दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम पर देशद्रोह का केस क्या दर्ज हुआ। पूरी तरीके से जिहादी बौखला गए और ट्विटर पर ट्रेंड कराने लगे पूरी तरीके से गलत चीज़ें। जी हाँ, आपको बता दें कि जब कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया। विवादित फेसबुक पोस्ट लिखने के कारण दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कई संगठन ने उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बस इसके बाद पूरे मुस्लिम संगठन भड़क गए और अब जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ इस कार्रवाई का विरोध करने लगे। इसके बाद ट्विटर पर स्टॉप मुस्लिम टारगेटिंग को लेकर पूरी तरीके से ट्रेंड कराया जाने लगा और इसी के साथ ही न जाने क्या प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह पर एक बार फिर से लगातार हमला किया जाने लगा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान और चीन से बड़ी है कोरोना समस्या। जी हाँ, पाकिस्तान और चीन युद्ध से बड़ा कोरोना समस्या है, सीएम अमरिंदर सिंह बोले। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैंने 50 साल में इतनी बड़ी समस्या नहीं देखी है। ये कोई पाकिस्तान और चीन के युद्ध की तरह नहीं है कि हमें पता है कि दुश्मन कहाँ है। कोरोना से लड़ाई में ये पता नहीं लगता है कि दुश्मन कहाँ से आया और कहाँ चला गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगे कहा है कि कोरोना से लड़ाई लंबी चलने वाली है, हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। हर व्यक्ति का साथ इसमें ज़रूरी है, तभी तक हम कोरोना को हरा पाएंगे। लॉकडाउन में हमने इसके संक्रमण चक्र पर कुछ समय के लिए जो रोक लगाई है, लेकिन वो आगे भी रहना होगा, क्योंकि आने वाले समय में पूरे समय लॉकडाउन को नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो तेज़ी से बढ़ सकती है। ऐसे में हमें इसके लिए तैयार रहना है। तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ी बातें कही हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की 2 टूक, घर में करें पूजा और नमाज, जान बचाना बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए खातिर अपनी टीम 11 के साथ मैदान में उतरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भरोसा, भारत इस महामारी से जंग जीतेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक निजी न्यूज़ चैनल के साथ अपनी वरीयता के साथ कोरोना वायरस के बचाव पर सरकार की योजना का विस्तार से चर्चा किया, बताया। उन्हें इस बीच बड़ी बातें उन्होंने कही कि मैं समझ रहा हूं कि रमज़ान का महीना है, लेकिन रमज़ान के महीने में लोग पूजा पाठ और नमाज अपने घर से करें, किसी भी तरीके से अव्यवस्था ना फैलाएं ताकि लोगों की ज़िंदगी को खतरे में ना डाला सके। फिर चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर के आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। जी हाँ, दरअसल दुनिया भर में 33,86,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 2,39,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 11 लाख कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 66,000 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन की बात करें तो 2,16,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 25,000 लोगों की मौत हो गई है। इटली में 2,09,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 28,000 लोगों की मौत हुई है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में 1,82,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 28,000 लोगों की मौत हुई है। जर्मनी में 1,64,000 कन्फर्म केसेज, जबकि 6700 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में भी 1,30,000 कन्फर्म केसेज, जबकि 24,000 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद दिल्ली सरकार भी खोलेगी शराब की दुकानें, 4 एजेंसियों को मिली जिम्मेवारी। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय की तरफ से हाल ही में जारी दिशा निर्देशों के तहत शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में शराब की दुकानें को खोलने की कवायद शुरू कर दी है। आबकारी विभाग ने 4 सरकारी एजेंसियों को ऐसी दुकानों की पहचान करने के निर्देश दिए जो गृह मंत्रालय द्वारा बताए सभी मानदंडों पर खरी उतरती हैं। हालांकि कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानों को खोलने की इजाज़त अभी भी नहीं दी गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। हरियाणा के कैथल पर सड़कों पर बिखरे 500 के नोट, किसी ने नहीं छूने की हिम्मत की। जी हाँ, आपको बता दें कि 500 नोट लगातार
बिल्कुल चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक हरियाणा भी मिला है। हरियाणा की कोरोना प्रकोप जारी है, लेकिन इस बीच कैथल के कर्ण विहार कॉलोनी में 500 के नोट सड़क पर बिखरे मिले, जिसके बाद आनंद फानन में पुलिस प्रशासन को इत्तला किया गया। पुलिस प्रशासन आई, फिर स्वास्थ्य विभाग को बुलाया गया, फिर उस नोट को लिया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली हिंसा में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज, यूएपीए कानून के तहत दर्ज है मामला। जी हां, दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। ताहिर हुसैन फरवरी में दिल्ली हिंसा के मामले में आरोपी है। आपके निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन पर हिंसा भड़काने और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। उसकी छत पर पत्थर, गुलेल और पेट्रोल बम भी मिले थे। आरोप है कि उनके घर की छत से न केवल पत्थर, तमाम गोले भी मिले थे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राज्यपाल पर पलटवार, कहा संकट की घड़ी में सत्ता हड़पने की कोशिश कर रहे हैं राज्यपाल। जी हां, आपको बता दें कि राज्यपाल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार आमने सामने। एक तरफ जहां ममता बनर्जी पर मृतकों की संख्या के आंकड़े छुपाने पर आरोप लगा रही बीजेपी, वहीं दूसरी तरफ ममता भी हमलावर है। वो राज्यपाल पर हमलावर कर रही है। उनका कहना है कि राज्यपाल सरकार गिराना चाहते हैं। इस तरीके से टकराहट जारी है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।